नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सादत हसन मंटो और अशोक कुमार का है। सादत हसन मंटो एक बात कहते थे, ये बिल्कुल मुमकिन है कि सादत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रह जाए। कुछ ऐसा ही हुआ जब 18 जनवरी साल 1955 को मंटो ने दुनिया को अलविदा कहा। सादत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रह जाए वाली उनकी बात उस दिन सच साबित हो गई, जब एक तरफ उन्होंने आखिरी सांस ली और दूसरी तरफ दर्शक बहुत ही चाव से मंटो द्वारा लिखी गई उनकी कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म मिर्जा गालिब दिल्ली में 18 जनवरी 1955 को हाउसफुल चल रही थी। वहीं दूसरी ओर मंटो ने उसी दिन अपनी आखिरी सांस ली। मंटो एक वो नाम जो किसी परिचय या तारुफ का मोहताज नहीं है। वो एक बेबाक कहानीकार थे जिनकी कहानियों ने समाज को समय समय पर आईना दिखाया। इश्क से लेकर देश के बंटवारे तक मंटो ने अपनी कलम का जादू चलाया। आज मंटो की 109वीं जयंती है और इस मौके पर हम अपनी किस्सों की डायरी से वो किस्सा निकाल कर लाए हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले न कभी सुना हो न कभी पढ़ा हो। ये वो किस्सा है जब मंटो पहली बार कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आए थे, यानी उन्होंने जब एक्टिंग में डेब्यू किया था। बात 1946 की है। फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म 8 दिन की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के डायरेक्टर दत्ता राम पई थे और फिल्म की कहानी सादत हसन मंटो ने लिखी थी। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार मुख्य भूमिका में थे। अन्नू कपूर ने अपने एक शो में बताया था कि फिल्म के निर्देशक के रूप में भले ही दत्ता राम काम कर रहे थे, लेकिन निर्देशन की पूरी कमान अशोक कुमार ने संभाली हुई थी। इस फिल्म में 4 छोटे छोटे रोल भी थे। इनमें से 3 रोल की बात करें तो उन्हें निभा रहे थे राजा मेहंदी अली खान, उपेंद्र नाथ अश्क और मोहसिन अब्दुल्ला। चौथा रोल कर रहे थे एस मुखर्जी। एस मुखर्जी का रोल एक पगलेट यानी सिरफरे फ्लाइट अटेंडेंट का था। उनके रोल का नाम था कृपाराम। सारी तैयारियां हो चुकी थी, उनका कॉस्ट्यूम भी तैयार था, लेकिन उस समय फिल्म की टीम को बड़ा धक्का लगा जब एस मुखर्जी ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। वो कैमरे को फेस ही नहीं कर पा रहे थे, वो घबरा रहे थे। सभी ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने ये रोल करने से साफ इनकार कर दिया। अब उनके मना करने के बाद दूसरे एक्टर की तलाश शुरू हुई जो कि उनके अब जो किरदार था उस किरदार को निभा सके। उस समय एक्टर ढूंढना भी काफी मुश्किल था। नए एक्टर की तलाश में पैसों और समय दोनों की बर्बादी हो रही थी। इसी बीच एक दिन सेट पर मंटो फिल्म के कुछ सीन लिख रहे थे। उस दौरान अशोक कुमार उनके पास जा पहुंचे और उन्होंने मंटो के सामने रखी टेबल पर उनके कागजों को समेटा और कहा, ये छोड़ो, मेरे साथ आओ। अशोक कुमार ने मंटो का हाथ पकड़ा और उन्हें सीधा सेट पर ले गए। उनसे कहा कि अब कृपाराम का रोल तुम करोगे। अब एकदम से ये बात सुनकर मंटो भी घबरा गए। उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। जब मंटो इनकार कर रहे थे, इसी बीच राजा मेहंदी अली खान उनके पास गए और बोले, अरे मैं और अश्क भी तो रोल कर रहे हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम भी आओ, सब मजे करेंगे। खान साहब के समझाने के बाद मंटो माने और फिर क्या था, मंटो द राइटर बन गए, मंटो द एक्टर। मंटो का जन्म 11 मई साल 1912 को लुधियाना के पास स्थित समराला में हुआ था। उनके पिता नामी बैरिस्टर थे जो कि बाद में सेशन जज बन गए थे। मंटो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, लेकिन उर्दू में थोड़ा उस समय उनका हाथ तंग था। 2 बार भर्ती परीक्षा में फेल होने के बाद उनका दाखिला अमृतसर के मुस्लिम हाई स्कूल में कराया गया। हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक मंडली बनाई। इसके बाद उन्होंने एक नाटक के मंचन की तैयारी शुरू की। मंटो के पिता को उनका ये नाटक मंडली और नाटक मंचन करना पसंद नहीं था। जब उनके पिता को इस मंडली के बारे में पता चला तो उन्होंने मंटो का दाखिला हिंदू महासभा कॉलेज में करा दिया। अब पिता ने सोचा कि मंटो यहाँ थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन मंटो तो बचपन से ही शरारती और जिद्दी थे। उन्होंने यहाँ भी अपनी लेखनी शुरू कर दी और इसी बीच उनकी पहली कहानी तमाशा छपी।
इस बारे में जब मंटो के पिता को पता चला तो वो गुस्से में आ गए और इस बार उन्होंने मंटो का दाखिला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में करा दिया। यहाँ पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई अली सरदार जाफरी से। जाफरी वैसे तो मंटो से 1 साल छोटे थे, लेकिन मंटो उन्हें अपना मेंटर मानते थे। अब जाफरी का साथ मिलने के बाद मंटो की एक के बाद एक कहानियां प्रकाशित होने लगी और यहीं से फिर उन्हें साहित्य जगत में एक नई पहचान मिली। 1935 में मंटो अलीगढ़ से लाहौर गए, लेकिन वहां उनका दिल नहीं लगा। 1 साल बाद ही वो लौट आए और फिर बॉम्बे जा पहुंचे। इसके बाद वो दिल्ली भी गए, जहां पर उन्होंने 1.5 साल तक आकाशवाणी में काम किया, लेकिन जब वहां भी मन नहीं लगा तो एक बार फिर बॉम्बे लौट आए। इसके बाद उन्होंने नौकर, मिर्जा गालिब, बदनाम, शिकारी, 8 दिन, किसान कन्या, चल चल रे नौजवान और अंतरीन जैसी कई फिल्मों की कहानियां लिखी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।